नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। पहला, गोदी मीडिया के एंकरों की राह कितनी मुश्किल। दूसरा, केन बेतवा परियोजना जन के लिए या धन के लिए। तीसरा, राम नाम से मुक्ति नहीं मिल रही। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम आपको हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देना होता है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। चैनल को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात, गोदी मीडिया के एंकरों की राह कितनी मुश्किल। आपको लगेगा उनकी राह कौन सी मुश्किल, बढ़िया तनख्वाह, बढ़िया हो। लेकिन अभी जो हाल में जो चल रहा है आंदोलन, खास करके जंतर मंतर जिसका मूल केंद्र है, वहां पे गोदी मीडिया के एंकरों के साथ करीब करीब बैन है। जो कुछ एंकर वहां जा रहे हैं, अच्छा वो जो लोग जा रहे हैं वो उनके स्टार लोग नहीं हैं। मतलब वो जो मोदी जी के ताज के जो नवरत्न है उसमें से एक भी नवरत्न नहीं है कि मोदी जी आप आम छील के खाते हैं, काट के खाते हैं, आप में एनर्जी कहाँ से आती है, आप तो नॉन बायोलॉजिकल है, इस तरह की बात करने वाला उसमें एक भी एंकर नहीं है। ये खास करके जो तमाम एंकर सुबह से शाम तक इस देश में जो नफरत फैलाना, इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम दिन रात बिना रुके करते रहते हैं, वो खुद उठ के नहीं जा रहे हैं। ना उनमें हिम्मत ही नहीं है वहां जाने की। ये सारे संस्थान अपने यहाँ के यंग जूनियर एंकर्स को भेज रहे हैं, उन रिपोर्टर्स को भेज रहे हैं, लेकिन उनको भी पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। एक दो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं कि वहाँ पे कम से कम अगर आप एंकरों के दृष्टि से देखिए, गोदी मीडिया और डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया में लाके, तो मेरे ख्याल में वहाँ शायद 500 से ज़्यादा इस तरह के पत्रकार होंगे। लेकिन टारगेटेड वो 5-7 जो गोदी मीडिया जो बिल्कुल खुलेआम मोदी जी की सारे काले कारनामों को सफ़ेद करने, उज्जवल करने के चक्कर में लगी रहती है, उनसे लोगों का गुस्सा है। जितने वीडियोस आ रहे हैं उसमें 1 या 2 वीडियोस में रिपब्लिक इंडिया के एक एंकर हैं, एक रिपोर्टर हैं, उनका चश्मा गिरा है, लेकिन कहीं लानत मानत नहीं हुई है। जिस तरह से पुलिस वालों ने जो ट्रीटमेंट किया था 20 तारीख को, उस तरह का ट्रीटमेंट तो दूर दूर तक नहीं, लेकिन कोई झापड़ लात घूसा भी नहीं। उनसे कहा जा रहा है कि आप गो बैक, ये जरूर कहा जा रहा है। अब उनको वहां से कहा गया है संस्थान से कि वहां से जाके तुम्हें ये काम करके लाना है। यंग बच्चे हैं नौकरी मिलती नहीं है, नहीं करेंगे तो नौकरी से जाएंगे। इसमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिनके प्रमुख ये उनको समझाते हैं कि वहां जाओ और कैसे जबरदस्ती किसी के मुंह में माइक डाल के, और ये सब गोदी मीडिया वाले हैं। उस तरह का एग्रेशन तो यहां नहीं दिखा सकते, लेकिन आम जनता का उनके प्रति गुस्सा है, और ये उसका रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन, ये कोई इस आंदोलन के अगेंस्ट है इसलिए नहीं, ये रिफ्लेक्शन कि ये सारी चीज को, कि वो जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें भी मोदी जी ने क्यों पेपर लीक कराया और उससे फायदे क्या होते हैं और स्टूडेंट को कितना लाभ होता है, इस तरह की बातें वो करते हैं। ये वही लोग हैं जो ये बताते हैं और ये मानते हैं कि जो पुलिस ने उस दिन नेम टैग नहीं लगाया था, जानबूझ के हटाया था, तो वो गर्मी की वजह से हटा दिया था कि नेम टैग को, इस तरह के चीज़ों को विज्ञापित करते हैं, प्रसारित करते हैं। लेकिन आज की मैं बात करूं, भाई काम उनको भी करना है, जाना उनको भी है, तो बड़े लोग तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़े लोगों को पता है कि वहां जाएंगे तो शायद मैं उन 5, 7, 8, 10 एंकरानियों का जो मतलब बहुत ही दम्भ में, बहुत ही उस तरह से बात करते हैं, उनके लिए तो कीड़े मकोड़े हैं सब लोग। उसमें से किसी की ये हिम्मत नहीं है
कि वहाँ पे अपना एक पैर भी रख लें। क्योंकि जो मेरी समझ है, वो गुस्सा चाहे ऑर्गेनाइजर जितना कहे ये बिल्कुल गांधीवादी आंदोलन है, कोई हिंसा नहीं, क्योंकि ये लोग अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, ये कुछ बोलेंगे ही वैसे। अच्छा, ये आपने अगर देखा हो तो किसान आंदोलन के दौरान ये खूब दौड़ाए जाते हैं, अब इनको लुहो 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 जैसे दुत्कारा जाता है। लेकिन जो एक आदत है दुत्कार, आप लाख दुत्कारिए, तमाशा तो हम घुस के देखेंगे, क्योंकि हमारे पीछे सरकार खड़ी हुई है। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि इनको दौड़ाया जा रहा है। बड़े एंकर एंकरानियों को तो केवल सरकारी ही अब वो रह गए हैं, सरकार के ही प्रोटेक्शन में काम कर सकते हैं, बाकी जगह जाने की हिम्मत नहीं है। एक मैंने आज उसमें देखा कि एक आज तक का यूपी तक नाम है, यूपी का जो है वो, उसके पीछे जो मेन स्टेज है उसके पीछे आशुतोष रांका को ले जाके उनसे अपना एक बातचीत कर रहे थे, लेकिन बीच पब्लिक में जाने की उनकी हिम्मत भी नहीं थी। और वहाँ पे रांका ने साफ कहा कि भाई इस तरह का जो हुआ हम लोग बिल्कुल इसकी भर्त्सना करते हैं, बिल्कुल, एंड वी आर सॉरी फॉर दैट कि अगर इस तरह का हुआ, वो अपना काम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन रांका को या किसी को भी पता है कि भीड़ में जाने की इन लोगों की किसी की ना हिम्मत है और ना औकात है। और ये जो बोए हैं वही अब बड़ी फसल हो गई है। लेकिन फिर भी मैं इस बात की दाद दूंगा इन बच्चों की कि उन्होंने बहुत रिस्ट्रेन करके अभी तक गोदी मीडिया को हैंडल किया है। लेकिन मैं ये भी उन गोदी मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग दिखिएगा मत वहाँ। ये जो बड़े बड़े एंकर लोग हैं ना, जो मोदी जी के साथ हवाखोरी करते हैं, गंगा के घाट पे, गंगा में किसी स्टीमर पे चढ़ के कुछ इंटरव्यू लेते हैं, गलती से भी मत जाइएगा। आग्रह समझिए, रिक्वेस्ट समझिए, वार्निंग समझिए, साबुत वापस नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत गुस्सा है लोगों का आपके के प्रति। और इतने चार एटमॉस्फेयर में आप ठीक कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई दुस्साहस भी मत कीजिएगा कि मैं वहाँ जाके दिखाता हूँ। ये कोई आपका मालिक आपसे कहे, मालिक दोनों मालिक, आपके संस्थागत मालिक और जो मालिक सुबह बताता है कि क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, इन दोनों के कहने पे बहकावे में मत आइएगा और इस तरह का कोई दुस्साहस मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं केन बेतवा परियोजना, जन के लिए या धन के लिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हमारे सोनम वांगचुक साहब का अनशन चल रहा है तो एक अनशन और चल रहा है। एक अनशन मध्य प्रदेश में चल रहा है। मैं उस अनशन पे आऊँ उससे पहले इसका थोड़ा केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं। जो केन और बेतवा जो दो नदी, इनका जो केन का बेसिन है, मतलब जो उनका क्षेत्र है, वो पानी के अभाव से जूझते हैं। उसको बेतवा बेसिन से जोड़ने का पहली बार, ये देश का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका जो करीब खर्चा है वो 44,000 करोड़ है। इसीलिए मैंने कहा ये जन के लिए है या धन के लिए। 44,000 करोड़ में दो नदियों को जोड़ने की बात है। योजना यह है कि जब केन में ज़्यादा पानी रहता है और जब बेतवा में पानी ना रहे तो उधर से डाइवर्ट किया जाए पानी। इसका कहा यह जा रहा है कागज पे, इसका फायदा बुंदेलखंड रीजन को होगा जहां पानी का अभाव है। अब इसकी 44,000 तो इसकी दाम हो गई, ये तो पैसा हो गया, लेकिन इसकी अदर कॉस्ट भी है। क्या कॉस्ट है? करीब करीब 25,000 लोग इससे विस्थापित होंगे, उनका घर बार खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उस एरिया में आएंगे जहां पे पानी भरा जाएगा। 46 लाख पेड़ काटे जाएंगे, 46 लाख। और उसमें से जो कुछ पेड़ काटे गए हैं, जिसको लेके इस आंदोलन के जो मुख्य सूत्रधार अमित भटनागर हैं, वो बता भी रहे हैं कि मतलब वो कुछ हजार पेड़ कटे हैं, वो कत्था या किसके पेड़ हैं। 2,000 करोड़ का माल तो पहले ही उसमें है, कुल तो 46,000 पेड़ काटे जाएंगे। पन्ना रिजर्व टाइगर रिजर्व है, वहाँ के टाइगर रिजर्व भी इस क्षेत्र में आ रहा है, तो वहाँ के जो टाइगर साहब हैं उनको भी उससे वहाँ से बेदखल होना पड़ेगा। खेती की बहुत बड़ी जमीन डूब जाएगी, उपजाऊ नहीं रहेगी। इन सारे मुद्दों को एक यंग कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ एक व्यक्ति, जिसने स्वेच्छा से स्वीकार किया कि हम गांव में जाके गांव के लोगों की बात करेंगे, क्योंकि ये सारे जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग हैं ये आदिवासी हैं।
इनका इनका कोई जुबान नहीं बनता है। अमित भटनागर का बैकग्राउंड ये है कि ये भाई साहब के नाम से जाने जाते हैं, 44 वर्षीय हैं। अन्ना आंदोलन में एक्टिव थे, आम आदमी पार्टी में रहे, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया तो वापस यहाँ जाके एक्टिविज्म में आए। और मेधा पटकर के जो सरदार सरोवर वाला जो उनका नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट ठीक से किए हैं। तो ये इसकी भयानक इसकी उसको समझते हैं कि कितना एंटी पीपल है ये, और इसीलिए वो लगातार पिछले 6 वर्ष से इसके लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अभी आमरण अनशन भी शुरू कर दिया। 19 जुलाई को सुबह पुलिस ने उनको उठाया। अब उनको सरकारी अस्पताल में वो एडमिट हैं। उनके अनशन को कोई 19-20 दिन उनके अनशन को भी हो रहे हैं, उनका भी आमरण अनशन चल रहा है। और सरकार के कान पे तो जू रेंगनी नहीं है, वहाँ तो डबल इंजन सरकार है, वही सरकार है। मध्य प्रदेश में हम सबको पता है वो ज़मीनी खरीदने के चक्कर में रहते हैं यादव जी। तो मोहन यादव जी वहाँ कौन सी ज़मीन कैसे हथियाएं, कैसे हड़पें, कैसे अपने लड़के के नाम, भाई के नाम ये सब करें, और फिर बाद में कहें ये तो ज़मीन का लेन देन का बिजनेस तो मेरा बिजनेस है, मैं इसको कर रहा हूँ। इन्होंने एक बहुत यूनिक किस्म का ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ के आदिवासी नदी में खड़े होके, नदी के तट पे, इसको चिता आंदोलन बोल रहे हैं। चिता बन जा रही हैं, उस पर महिलाएं लेट जा रही हैं, कि अब मतलब सिंबॉलिक है कि हमारा काम खत्म हो रहा है। मुझे एक चीज़ अभी भी समझ नहीं आ रहा है, इन लोगों से बातचीत क्यों नहीं हो रही है। सरकार कुछ कहे कि ये है, लेकिन इनसे बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि जो ओवरऑल चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो प्रोजेक्ट करके उसको ग्राउंड पे उतारना है। 44,000 करोड़ हैं। सोचिए, मुंह में तो मतलब जो इसके कर्ता धर्ता होंगे, जो मंत्री जी, जो इंजीनियर साहब, मुंह में सुबह शाम नोट गिनना शुरू कर दिए होंगे। घर में मतलब वो होगा कि कौन लड़का कहाँ पढ़ने जाएगा, कौन सा नया घर बनेगा, कौन सी नई गाड़ी खरीदी जाएगी, कितना कैश, कितना सोना, ये सब प्लानिंग बनने लगी होगी। 44,000 करोड़ है भाई। तो जो आजकल का जो मार्केट रेट है 40%, तो सोचिए कितना पैसा है। मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 17-18 हज़ार करोड़ ये सब आदिवासी और अमित भटनागर की वजह से हमको दें। माल सबको मिलेगा ऊपर से नीचे तक। तो मुख्य रूप से ये फिर एक बार तय करेगा कि ये देश में ये सरकार जनता के लिए है या धन के लिए है। अब तीसरी बात कर लें, राम नाम से मुक्ति नहीं मिल रही। आपको लगेगा भाई हम लोग के यहाँ कहा ही जाता है कि राम राम, रात लास्ट में जब अंतिम समय आए तो राम का नाम ले लीजिए तो मुक्ति मिल जाएगी। नहीं मिल रही है, या अंतिम समय आया नहीं है। राम जन्मभूमि जो बोर्ड है उसके एक सीईओ के चयन की बात हुई। जब से पता लगा ना कि वहाँ चंदा चोरी, डकैती, लूट खसोट ये सब हुआ है, तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये हुआ कि नहीं एक हम लोग सीईओ अपॉइंट कर देंगे। तो अभी तक क्यों नहीं किए थे। खैर, उस सीईओ के लिए एप्लीकेशन मांगी गई, उसमें बहुत से लोगों ने अप्लाई किया। अमिताभ ठाकुर जो एक आईपीएस अफसर हैं, नौकरी से निकाल दिए गए हैं। शायद उन्होंने पहली एप्लीकेशन उनकी थी। मेरे यहाँ भी कुछ लोगों ने एप्लीकेशन देने की कोशिश की तो बताया गया कि नहीं, इसमें आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन या तो बड़ा अच्छा क्राइम किए हो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब कम से कम रेप का ये किए होंगे तो बहुत ही आप सीधे आपके लिए क्वालिफिकेशन खुल जाएगी। लेकिन कुछ क्राइम तो करिए ही, या तो हत्या या हेरा फेरी या चोरी डकैती, कुछ का वो लोग जो नहीं क्राइम किए वो नहीं कर पाएंगे। इस तरह का वर्बली बता दिया गया था कि इस तरह का अगर क्वालिफिकेशन है तभी आप कंसिडर किए जाएंगे। ये सारी एप्लीकेशन आ गई। वो मनी रामदास छावनी कल अयोध्या में उसकी बैठक हुई, इसी में डिसाइड करना था। अब वो निर्णय 2 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। क्या वो 2 सितंबर को निर्णय हुआ। कहा यह गया है कि 5200 प्रार्थना पत्र आए हैं, 5200 प्रार्थना पत्र। चलिए देख के अच्छा लगा, क्योंकि जब सफाई कर्मी की भी वो होती है तब भी कुछ एक को नियुक्त करना होता है, तो ऐसे ही 5-6 हज़ार लोग आते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब अगर सीईओ साहब को आना है कि अब आगे की लूट को कैसे प्लान किया जाएगा, तो इसके लिए भी 5200 लोगों का प्रार्थना पत्र है। 3 मेंबर कमेटी बनी है। उसने कहा कि हमें टाइम चाहिए इस सबको, हर एक एप्लीकेशन को देखने के लिए। हालांकि कल उसमें एक
अलग से उन्होंने एक धार्मिक कमेटी बना दी, रिलीजियस कमेटी, जिसमें 5 आदमी लोकल हैं, मतलब लोकल अयोध्या के, और 4 ट्रस्ट से रखे गए हैं। ये सब डाइवर्ट करने के लिए, ये सब इसलिए है कि लोगों को लगे बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम कुछ चोरी जब पकड़ी गई है हमारी, जब डकैती पकड़ी गई है तो हम क्या क्या कर रहे हैं। 3 नए ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट होना था, वो नहीं हुआ है। जो बड़ा निर्णय उन्होंने कहा कि ये हुआ है कि जो पैसा गिनने का स्टाफ था ना, जो माल इन लोगों के घरों में पहुंचाता था, ये तो केवल छोटे मोटे अभी कारिंदे पकड़े गए हैं। ये जो काउंटिंग स्टाफ 36 का था, उन सबको हटा दिया गया है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई 36 वहाँ रखे गए हैं जिसको काउंट करना है। मैं ये भी बता दूं, वो जो 8 लोग अरेस्ट हुए थे वो उस 36 में नहीं थे, मतलब वो 36 के पीछे वाली कड़ी थी। तो कहाँ कड़ी जाके रुक रही है मालूम ही नहीं। उस पर कोई बातचीत नहीं हुई कि जो चांदी आई थी, जो वो आया था, उसका हिसाब किताब किसी ने नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि कुछ लोग अब कह रहे हैं कि उसमें तो नकली चांदी मिल रही है, असली चांदी नहीं, इस पर भी कुछ नहीं। सिक्योरिटी फिर चेंज कर दी गई है। मेरे हिसाब से इसके 2 मैं चीज़ें समझ रहा हूँ, ये क्यों आगे किया गया। एक तो यह है कि गुस्सा कम होने का इंतजार हो रहा है, कि गुस्सा जरा कम हो जाए, फिर किसी अपने चहेते को, अरे भाई कुछ घुमा फिरा के जो लोग थे उन्हीं के, मतलब कहीं रिलेटिव को, भतीजे को, नाती को, नाते को, किसी को रख दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा गुस्सा कम हो जाए। मुझे एक दूसरी बात लग रही है, गुस्सा बढ़ तो नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको डिले क्यों किया जा रहा है। नॉर्मली आप अभी कर देते, इस कमेटी सीईओ को कुछ दिखाने का टाइम मिल जाता कि भाई देखो हमने ये इंप्रूवमेंट कर दिया, इलेक्शन सामने है, इलेक्शन के समय आप जाते कि ठीक है भाई ये गलती हुई थी, ये पकड़ा गया था, उसके बाद देखिए हमने कितना चाक चौबंद कर दिया। या अगर आपस की लड़ाई है और अगर प्रधानमंत्री पद की लड़ाई है, तो जो दावेदार है, उस दावेदार को दिखाना है कि देखो दूसरा दावेदार कितना बेकार है, उसके राज में कितनी चोरी हो गई, और उस गुस्से को कायम रखना है। तो जितना लेट डिसीजन करोगे, उतना नए सीईओ को, अगर वो ईमानदारी से करता है, तो कम समय मिलेगा काम करने का। कम समय मिलेगा तो कुछ दिखा नहीं पाएगा, तो होगा कि ये सब वही लोग हैं जो वैसे ही चल रहा है मामला। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा, क्योंकि अगर इनको करना होता, पुलिस कमिश्नर दिल्ली में चुटकी में चेंज कर दिया, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर चुटकी में चेंज होता है। राम मंदिर जन्मभूमि का जो मामला है, उसके लिए 1.5 महीना अभी और चाहिए स्क्रूटनी करने के लिए। हो सकता है ये भी हो कि लेन देन तय हो कि तुम कितना कमीशन दोगे। पुराना वाला तो भाई वो थे, वो 40 देते थे, अब तुम कितने % कमीशन दोगे। हो सकता है इसकी भी नेगोशिएशन चल रहा हो, लेकिन इतना लंबा नेगोशिएशन क्या, इससे अच्छा तो खुला टेंडर ही डाल देते कि उस भेंट में से आप चोरी कितना रखेंगे, तो सीधे सीधे कर लेते कि इतना रख के हम इतना ही आगे बढ़ाएंगे। एक ये भी सिस्टम बुरा नहीं था। लेकिन चलिए, ये पक्का है कि अब राम नाम से मुक्ति तो जल्दी भाजपा सरकार को मिलने वाली नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।